Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel Arunta Learning Hub। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट पार्ट इसका पहले अपलोड कर चुकी हूँ एंड मैं केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस बैलेंस करना सिखा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है इसकी, तो इसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9th ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, कोई भी एटम है वन एलिमेंट का, तो वो चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज इनटू द ऑफ अनदर एलिमेंट। अगर वो जिंक है रिएक्टेंट में तो वो प्रोडक्ट में भी जिंक ही बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, वो जिंक ही बनेगा। नो टू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। अगर कोई रिएक्शन में मिक्सचर में अगर प्लस में HCl है तो प्रोडक्ट में आपका वो किसी न किसी रूप में आएगा, ऐसा नहीं कि वो डिसअपेयर हो जाएगा। ये कह रखा है इसमें। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिकली वो बॉन्ड्स ब्रेक करके अपना एक न्यू एटम के साथ अटैच्ड होके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। तो यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इन चैप्टर 3 and 4। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको चैप्टर 3 और 4 में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलना, यानी कि दो चीज़ों का मिलना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट मिलके कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, एक वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रखा है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है आपको और क्विक लाइम इन अ बिकर, स्लोली ऐड टू वाटर दिस। इसमें आपको स्लोली यानी धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। टच द बिकर एज शोवन इन फिगर। जैसे कि इसमें फिगर में दिखा रखा है कि इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है, फिर पानी ऐड किया है, फिर और ये टच कर रहे हैं, फिर इसे टच कर रहे हैं तो क्या ये फील कर रहे हैं? डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो आप देखेंगे कि जो वो बिकर है वो गर्म होना शुरू करती है, वो गर्म होने लगता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब वो रिएक्ट करती, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो क्या हमें प्रोड्यूस करती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्साइड यानी कि O। तो ये हो गया क्विक लाइम। इसका जो केमिकल फॉर्मूला तो CaO है, लेकिन अगर नेम पूछे तो क्विक लाइम बोला जाता है। फिर अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें देता है और प्लस में हीट प्रोड्यूस होती है, तभी बिकर जो है गर्म हो जाता है यहाँ पे। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या, दो रिएक्टेंट हमारे कंबाइन हो रहे, कैल्शियम ऑक्साइड एक वाटर, दो रिएक्टेंट है लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, जो दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactant। टू और मोर रिएक्टेंट, यहाँ पे एक और रिएक्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन आ गया, या कोई भी एक और रिएक्टेंट भी हो सकता है। 2 या 3 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो वो क्या कहलाती है? नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो पार्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में जो होता है
क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और सुने ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ से आराम से इसे लर्न कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा है, डू यू नो अ सोल्यूशन ऑफ सेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.133 फॉर वाइट वॉशिंग। यानी कि जो हमारा सेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर एयर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो वो क्या प्रोडक्ट देगी। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, जो कैल्शियम होता है वो रिएक्ट कर जाती है CO2 के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर 3 एटम होते हैं तो उसे कार्बोनेट पढ़ा जाता है CO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है तो वाटर फिर अलग हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है फिर अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे क्या कहा है, लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो फर्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि ये पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं कि गिव वन मोर एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या सीधा पूछ सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या अदर रिएक्शन है। तो आपको फिर याद होना चाहिए कि हाँ कौन से, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि अगर आपको कोयले को जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। तो कोल का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कंपाउंड इधर है हमारे, 2 रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट हमें 1 मिला। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2। वाटर का फॉर्मेशन क्या कहाँ से होता है, H2 गैस से होता है यानी हाइड्रोजन गैस से होता है, एंड ऑक्सीजन गैस से होता है। दोनों को कंबाइन कर दे तो हो जाएगा हमारा H2 यानी कि वाटर बन जाता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस element or compound combine to form single product, the reaction are called combination reaction। तो ये भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है दोबारा से कि अगर हम सिंपल यानी साधारण लैंग्वेज में कहें तो अगर 2 या 2 से, वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड जब मिलते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले में देखा कि बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या कर रही है, जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उसे गर्म कर रही है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक chemical reaction. This is important, exothermic and endothermic। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के साथ, जैसे रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट है यहाँ, रिएक्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हमारा रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट मिला, प्लस में हीट भी हमें मिल रही है, हीट भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि अगर हम अदर एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ नेचुरल कोल, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल कोल आपका हो गया ये नेचुरल गैस, सॉरी, तो CH4 यानी मीथेन गैस यहाँ पे लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, जलने के लिए इसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2H2O क्या बना, वाटर बना। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है।
तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब एग्जाम्पल पूछ सकता है पेपर में कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए या डिफाइन कीजिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, या एक रिएक्शन दे देगा फिर पूछेगा कि ये एक्जोथर्मिक है या अदर रिएक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। डू यू नो दैट रिप्रेजेंट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसमें पूछा है कि आपको पता है कि एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। सब हम सभी जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, बेसिकली इंसानों को जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेशन के दौरान बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये सब क्या कंटेन करती है, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ये ब्रेकन डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल के अंदर एंड आवर बॉडी के अंदर, प्रोवाइड्स द एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पूरा रिस्पिरेशन कहलाता है, क्योंकि हमने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो पहले से ही प्रेजेंट है जो हमने खाना खाया, तो उससे वो उन दोनों को कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोसेस है सारा चैप्टर 6 में आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है ग्लूकोज वाला कि आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें क्या दिया, CO2 और वाटर और एनर्जी। तो CO2 तो हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, लेकिन सांस जब छोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सांस छोड़ते समय निकल जाता है, वाटर हमें टॉयलेट के साथ निकलता है, यूरिन, और एनर्जी हमें मिलता है जो कि हम यूज करते हैं और उसके थ्रू जिंदा रहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो वेजिटेबल होती है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होती है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट, वर्मिंग एंड मेन्योर। तो मेन्योर में ही नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें कंपोस्ट कहते हैं, जो वेजिटेबल्स से तैयार होते हैं। तो जब सब्जियां डिकम्पोज होती है, यानी कि डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज होकर कंपोस्ट जब बनती है, खाद जब बनती है, तो यहाँ वहाँ पे भी एक हीट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आराम से पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। तो ऊपर जो आपने रिएक्शंस करने हैं किए हैं वो आपको पहचानने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, तो आराम से आप पहचान सकते हैं ये पढ़ के। वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो कहाँ पे आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो दोनों रिएक्शन क्या होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे और ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है हमारा यहाँ पे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहाँ तो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, यानी कि मिलना, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। ये आपका है डिकम्पोज, यानी कि टूटना, किसी भी प्रोडक्ट का टूटना। तो डिकम्पोज में क्या होता है, जो एक रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट उसके दो होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, तो वो आपका कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी कर रखा है, देखिए। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। फेरस यानी आयरन, सल्फेट यानी SO4 क्रिस्टल इन ड्राइंग अ बॉयल ट्यूब। तो आपको बेसिकली 2 ग्राम लेना है फेरस सल्फेट और एक ट्यूब लेना, जैसे कि इसने ले रखा है। उन दोनों को क्या करना है, बॉयल करना, बॉयल ट्यूब, इन दोनों को बॉयल करना है, क्रिस्टल ट्यूब को। नोट दैट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब किस जो कलर है उसका
क्या चेंज आता है कलर में, उसको नोट करना। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर ऑफ स्पिरिट लैम्प शोवन इन फिगर, जैसे दे रखा है वैसे ही आपको हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल, और उसके कलर को आपको ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो आपका फेरस का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, तो वो जो होता है वो चेंज हो जाता है जब आप उसे गर्म करते हैं। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, उसके जो ऑर्डर है यानी कि उसकी जो गंध है वो भी फील कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो क्या बनता है यहाँ पे आपका, जो फेरस सल्फेट होता है जब उसे हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि जो फेरस सल्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जो सल्फ़र है हमारा वो अलग हो जाता है। SO4 है वहाँ पे आपका, तो जो सल्फ़र है वो अलग हो जाता है और आपका ये SO2 SO3 ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड है और यहाँ पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड हो गया, ये डाइऑक्साइड हो गया, और आपका ये फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप एक सिंपल रिएक्टेंट देख रहे हैं लेकिन आपको 3 प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिला है। So this type of reaction is called decomposition reaction. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal and water lose water when heated and the color of the crystal change. It then decompose to ferric oxide में convert हो गया और sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is also solid while SO2 and SO3 are gas. ये जो है ये सॉलिड स्टेट में और ये दोनों जो है गैसियस स्टेट में, लेकिन प्रोडक्ट तो बने हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बने हैं टूटकर। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे लाइमस्टोन बोलते हैं, तो ये आपके पेपर में ज़रूर आता है कि लाइमस्टोन को अगर आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट के तौर पे, और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। जब इसे आप हीट करते हैं तो आपको क्विक लाइम मिलता है, यानी कि कैल्शियम मोनोऑक्साइड मिलता है यहाँ पे आपको, जिसे क्विकलाइम बोलते हैं, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो आपको एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन अ वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो कैल्शियम डाइऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं इसे आप, कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट क्यों, क्योंकि यहाँ CO3 है तो CO3 को कार्बोनेट पढ़ा जाता है, और इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसको क्विकलाइम कहते हैं। तो इट हैज़ अ मेनी यूजेज इन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये आपका जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है आपको कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में कौन सा केमिकल फॉर्मूला यूज होता है, कौन सी रिएक्शन यूज होती है। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन, यहाँ पे आपका सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ने ऊपर क्या पढ़ा था हमने, एक्जोथर्मिक में हमें क्या मिल रहा था, हीट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यानी कि रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है। जिसमें हमें हीट देना पड़ता है उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, नहीं तो एंडोथर्मिक। और जिसमें हमें हीट मिलता है रिएक्शन से, प्लस में हीट मिलता है इधर, तो उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसमें हीट मिलता है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन के लिए, यानी कि देनी पड़ती है रिएक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। 3 टाइप्स के।
आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी क्या रखा है, एक्टिविटी 1.6 इन्होंने क्या कर रखा है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, एक और एग्जाम्पल ले रखा है। टेक अ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, लेड नाइट्रेट यानी कि जिसे ऊपर हमने पढ़ा है PbNO3 इज द नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। तो लेड नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स, जैसे कि इन्होंने कर रखा है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं ये आपको बताना है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, आप देखेंगे वहाँ से एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, यानी कि ब्राउन कलर का यहाँ पे आपको फ्यूम यानी कि झाग निकलेगा। द रिएक्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको 2Pb यानी कि 2Pb एंड NO3 का 2 फॉर्म लेड नाइट्रेट, फिर हमने यहाँ हीट प्रोवाइड करवाया एंड हमें लेड ऑक्साइड मिला, यानी कि आपका जो लेड है ऑक्साइड है वो अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया एंड ऑक्सीजन अलग हो गया। तो आपका यहाँ पे एक ही जो है रिएक्टेंट जो है सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 2 3 प्रोडक्ट हो गए। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और यहाँ जब हीट दे रहे हैं तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, और नहीं तो एंडोथर्मिक भी इसे कहते हैं। एंडोथर्मिक के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया और 3 प्रोडक्ट हमें मिल गए हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब एक्टिविटी हम लेट्स परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन्होंने और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले रखा है यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी 1.7 में क्या कर रखा है, टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लिया है, ड्रिल 2 होल्स, इसमें 2 होल्स बनाने हैं आपको, एंड बेस्ड एंड रबर सपोर्टेड इन दिस होल, और 2 रबर डालना है आपको सपोर्ट के लिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को, जो ये दोनों इलेक्ट्रोड है बैटरी से कनेक्ट करना है आपको, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिल द मग ऑफ वाटर, इसमें मग ऑफ वाटर करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर एंड इंसर्ट देम, और 2 टेस्ट ट्यूब लेना, जैसे कि ये देख रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब इन्होंने बैटरी में लगा दिए हैं यहाँ पे। एंड यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल बोथ द इलेक्ट्रोड, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोड के अंदर क्या बन रहा है, बबल्स बन रहा है। तो इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, तो क्या वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सेम है। तो आगे हम पढ़ते हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंट क्लास से में कराया जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं अपने टीचर के सामने। आगे बढ़ते हैं, हमारा कौन से टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे एक और इन्होंने दे रखा है चाइना डिश, यहाँ पे ले रखा है, सिल्वर क्लोराइड है साथ में, एंड सिल्वर क्लोराइड का जो एक प्लेट है एक्टिविटी 1.8 में, इस 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, यानी कि एक प्लेट में आपको चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेना है। प्लेस दिम चाइना डिश इन सनलाइट, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या होता है। तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, वाइट सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। सनलाइट यानी कि एक तरह का हीटिंग है ये सनलाइट जो है आपका। तो दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो डिकम्पोजिशन यानी कि ये किसके कारण होता है कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। सिल्वर को फॉर्मूला क्या होता है, Ag एंड क्लोराइड Cl। तो जब हम उसे सनलाइट एंड हीट प्रोवाइड करते हैं तो Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग होता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे चलते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड का सेम कर रखा है इन्होंने कि वो भी ये टूट करके एक सिंगल रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट दे सकता है। यहाँ पे भी जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपका सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट द फॉर्मूला। वाइट वॉशिंग के लिए किसका हमने कैल्शियम, जो लाइमस्टोन था यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसका यूज किया था। तो आप ये क्वेश्चन ऊपर से पढ़ेंगे तो आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो थर्ड रिएक्शन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आते हैं।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना। अगर आपका रिएक्टेंट, इसके मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ है, तो इधर जाके ये हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो गया किसी और के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहाँ चला गया, तो वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है, एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स, यानी कि 3 आयरन के कील लेने हैं, क्लीन देम बाय रबिंग द सैंड पेपर, आपको उसे सैंड पेपर पे क्लीन करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, जैसे कि इस तरह से लेना है आपको, एंड उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में आपको ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट लेना है, दोनों में। जब लेंगे तो आपके रिएक्शंस क्या बनेंगे, यहाँ पे आराम से दे रखा है इन्होंने। रिएक्शंस क्या होगा बेसिकली कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, जब उसमें आप क्या बोलते आयरन नेल डालोगे, तो आपका जो आयरन है, वो आयरन नेल है, यानी कि जो कील है, वो बेसिकली टूटना शुरू कर देगी। उसमें से जो आयरन है वो निकल करके कॉपर सल्फेट से कंबाइन होना शुरू कर देगा। तो बेसिकली हम इसको रिएक्शन से समझते हैं कि वाई डिज द आयरन नेल बिकम अ ब्राउनिश इन कलर, वो ब्राउनिश इन कलर में हो जाएगा। ऑफ कलर सल्फेट सोल्यूशन इज फेड, और जो सोल्यूशन कलर है वो फेड, यानी कि वो फीका हो जाएगा। लेकिन जो ये था वो ब्लू है, वो ब्राउन हो जाएगा ये नेल, और कलर जो है ये फेड हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये रिएक्शन से समझते हैं हम कि आपका जो कॉपर सल्फेट है, आपने आयरन लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसे डिप किया, तो ये जो है आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाती है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर के कारण ही उसका वो ब्लू कलर होता है ना, जब कॉपर और सल्फेट मिलते हैं तो उसका ब्लू कलर होता है टेस्ट ट्यूब के साथ। तो जब सल्फेट रिएक्ट कर जाता है इस नेल के साथ, तो नेल जो होता है यानी कि आयरन जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, और इसका जो बस इसमें कॉपर बस जाता है, इसलिए इसका कलर वाइट नहीं रहता है। तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट तो पहले था, तो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद आयरन इसके साथ रिएक्ट कर गया सल्फेट के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सल्फेट को कॉपर से छुड़ा करके अपने साथ लेके आ जाता है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैड डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे भी जो है जिंक सल्फेट है और कॉपर इसको अलग कर दिया, जिंक अपने साथ सल्फेट को ले आया और कॉपर को अलग कर दिया। फिर यहाँ पे लेड है और कॉपर क्लोराइड है, तो लेड क्लोराइड को अपने साथ ले आई और कॉपर को ऐसे ही छोड़ दिया अकेला। तो ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो आपका आयरन है, जो आपका जिंक है, वो दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। लेकिन अगर आप ये रिएक्शन उल्टा करते हैं कि अगर आप ये रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास पहले से ही आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, जब उसे कॉपर से आप रिएक्ट कराएंगे तो वो जो रिएक्शन है कुछ नो रिएक्शन होगा, कोई पे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाती है सल्फेट से, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आयरन है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर से सल्फेट छुड़ाकर अपने साथ ले आती है। लेकिन कॉपर कम है इसलिए वो अपने साथ नहीं ला सकती। सो आपका फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो आपका सिंगल कंपाउंड है जो डिप्लेस हो रहा है। यहाँ जिंक था तो कॉपर को डिप्लेस करके खुद आकर के सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका कि जो आपका दो कंपाउंड डिस्प्लेस होते हैं, इसमें बेसिकली इसमें दो चीज़ें डिस्प्लेस होती है। तो एक्टिविटी में क्या कह रखा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaSO4 होता है। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2। तो इसे हम रिएक्शन से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे सोडियम सल्फेट ये रहा, Na2SO4 ये आपको ले लिया, एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व दैट वल सब्सटेंस विच इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल है, दिस इनसोल्यूबल का मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज
प्रेसिपिटेट, तो जो वाटर में घुलता नहीं है, वाटर से अलग ही रहता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपको। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन एंड produces precipitate can be called precipitation reaction, sorry। तो जो कंपाउंड या जो एलिमेंट वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, वो वाटर से अलग ही रहता है, तो उस टाइप को रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। तो बेसिकली क्या होगा, जो बेरियम होगा तो वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लिया, और जो आपका Na है यानी कि जो आपका सोडियम है क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ों के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बेरियम सल्फेट के साथ जा रहा है सोडियम को डिस्प्लेस करके, और सोडियम क्लोराइड के साथ जा रहा है बेरियम को डिस्प्लेस करके। तो दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट कॉजेज दिस, यानी कि इसका क्या कॉज है कि कैसे हुआ। दिस वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन SO4, यानी कि यहाँ पे इनका चार्जेस लिख रखा है Ba2 पॉजिटिव, मतलब सल्फेट के साथ भी 2 नेगेटिव एंड बेरियम के साथ 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों बैलेंस हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ये बेरियम सल्फेट बन गया आराम से। द अदर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के साथ क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है सोडियम के पास, और क्लोरीन के पास एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए एक सोडियम क्लोराइड, इसलिए ये बना। और वैसे ही बेरियम के पास होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के साथ 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट बन गए। तो सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जहाँ पे दो आयन्स यानी कि 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दे रखा है हमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, यहाँ पे एक्टिविटी द हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। अगर आप 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर, यानी कि ब्लैक कॉपर के साथ वो कोट हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो ये ब्लैक सब्सटेंस है जो क्यों बना, दिस बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। क्योंकि जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन के साथ यानी कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर ऑक्साइड बना जब हमने हीट प्रोवाइड किया इसे, तो इसके कारण वो ब्लैक कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CO2, अगर इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो क्या होगा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। तो ये जो ब्लैक कोटिंग इस पे होगा वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो वाटर के साथ चला जाएगा, H2O के साथ चला जाएगा, तो आपका जो कॉपर है वो फिर से अलग हो जाएगा। तो जब कॉपर अलग हुआ तो अपने रियल नेचुरल आइडेंटिटी में आ जाएगा, नेचुरल कलर में हो जाएगा, वो ब्राउन कलर में आ जाएगा फिर से। तो इफ़ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन अपने साथ ले लेता है, इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसे क्या कहते हैं, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो इफ़ सब्सटेंस लूज ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस। तो आपका इस टाइप को जो आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर जो अपने साथ ऑक्सीजन ले लिया, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है कॉपर ने लूज किया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन साथ में ले लिया, तो ये कहलाता है रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस reaction the copper to oxidized losing oxygen and being reduced, this
ऑक्सीजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि ऑक्सीजन लूज, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस, लूज ऑक्सीजन को लूज करके ही यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को जब अपने साथ लाई तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उल्टा होता है। जब हमारा कॉपर डाइऑक्साइड लूज करता है ऑक्सीजन तो रिड्यूस्ड होता है, और जब हाइड्रोजन को गेन करता है यानी गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीजन के साथ आता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वेल other get reduced during reaction. Such a reaction are called ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उन दोनों रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, नहीं तो इन दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर छोड़ रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया लेकिन कॉपर ने यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो इसका जब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है रिडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पे क्या है, जिंक, तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीज है Mn, तो यहाँ पे MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन जो है मैग्नीज छोड़ रहा है तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये वाटर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्या, इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया वही इसमें सारा कुछ दे रखा है ये अनदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये तो आपका केमिकल फॉर्मूला का मतलब हो गया, लेकिन आप अपने एवरीडे लाइफ यानी कि अपने नॉर्मल लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा है आपने। तो यस, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोरोजन और एसिडिटी, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो कोरोजन का हिंदी में मतलब होता है जंग लगना। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी आयरन का चीज़ हम बाहर छोड़ देते हैं बारिश वर्षा में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो, जहाँ पे नमी प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन रिएक्ट करने लग जाती है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्या कह रखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स द आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जब कोई भी आयरन की चीज़ें आती है वो जब न्यू में होता है तो शाइन करता है, चमकता है। जैसे कि हम अपने घर के बर्तन या कोई चीज़ ले लीजिए, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ कोटेड हो जाता है, यानी कि उस पर जंग लगना शुरू होता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन का जो होता है वो धीरे धीरे झड़ना शुरू करता है, उस पर ऑक्सीजन का परत चढ़ना शुरू करता है। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर, यानी कि कोई और मेटल भी हो सकता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग। तो सिल्वर से वो कैसा हो जाता है, कॉपर एंड सिल्वर का आपने देखा होगा कलर, सिल्वर तो वाइट होती है, कॉपर क्या होती है, ब्राउन कलर का। व्हेन अ मेटल इज, तो सिल्वर में जब लगती है तो वो ब्लैक हो जाता है जब उसका रस्टिंग होता है, लेकिन कॉपर में जब रस्टिंग होता है तो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। जब कॉपर में जंग लगता है तो ग्रीन का लगता है, लेकिन सिल्वर में लगता है वो ब्लैक कलर का लगता है, और आयरन में कैसा, वो ब्राउन लगता है। तो इट इज़ सेड टू बी अ कोरोड इन दिस व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर। जब मेटल पे मॉइस्चर का अटैक पड़ता है तो एसिड, मॉइस्चर या एसिड का उसके कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल, इज सेड टू बी अ कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ
क्रोजन, जैसे कि मैंने बताया। तो क्रोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल मेड्स ऑफ मेटल। तो जितनी भी चीज़ें मेटल से बनी होती हैं उनमें क्रोजन लगती ही हैं। तो इस तरह के डैमेजेस वो कॉज करती है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, आयरन से जो बने होते हैं वो ज़्यादा ही कॉज करती है, क्योंकि आयरन में जो होता है रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज ऑन आयरन। तो आयरन में जो होता है बहुत जल्दी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि Fe जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपका जो आयरन है बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए वो जल्दी कोरोड हो जाता है, जल्दी उसमें जंग लग जाती है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर और कॉपर। ये दोनों लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रैंसिडिटी क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं विकृत गिंधता। विकृत गिंधता आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में, लेकिन समझ लीजिए कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि चिप्स वगैरह, चिप्स, ओएस या लेज, ये सारी चीज़ें अब जब खाते हैं तो काफ़ी दिनों से पॉकेट में बंद होता है, लेकिन उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, वो फ्रेश का फ्रेश रहता है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? तो रैंसिडिटी क्या होता है? खाना का ख़राब होना। व्हेन टेंस एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड, जब उसका जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वो ख़राब होना शुरू कर देता है। दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। एंड एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स, ऑयल, कीपिंग फूड इन and tight container help to slow down oxygen. Do you know that chips manufacture usually fish bags or chips with gas such as a nitrogen prevent then chips getting oxide? तो यहाँ पे कह रखा है बेसिकली कि आपको पता है कि आप जितने भी चिप्स यानी कि पॉकेट वाले प्रोडक्ट खाते हो, ओएस, चिप्स, लेज, ये जो कुरकुरे, ये सारे जो होते हैं पैकेट में होता है, तो वो ख़राब क्यों नहीं थे? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसके कारण वो उसे सड़ने नहीं देता, ख़राब होने नहीं देता, वो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज्ड होने में। तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। लेकिन हमारे घर में तो कोई नाइट्रोजन गैस नहीं है। अगर हम कोई डब्बा में कोई चीज़ सब्जी वब्जी अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसका जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रैंस्ड हो जाता है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है, उसमें रैंसिडिटी हो जाती है। तो आई होप ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और क्वेश्चंस ही आराम से आप कर सकते हैं अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ गए तो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो श्योर फिर से कहूँगी कि ज़रूर पूछें। एंड प्लीज़ अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच।